नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। फटाफट से सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे थोड़ी सी चर्चाएं बची हैं, फटाफट से करके इसे खत्म करते हैं। परिसीमन आयोग की तरफ अपने को जाना है, जल्दी से आ जाए तत्काल में। मैंने आपको लास्ट जो बताया था वो भारत में पहले प्रत्यक्ष चुनाव बताए थे, कब हुए थे? 1919 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में बताया था स्वतंत्रता के बाद पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन कब हुए थे, तो 1952। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे स्वतंत्रता के बाद में? तो आपको पता है, सुकुमार सेन। यहीं तक की बात हुई थी। एक बार से थम्स अप कर देना, एक बार से थम्स अप कर देना जल्दी से। चलिए अब बच्चे, जब आपका जो चुनाव आयोग है, जो पहली बार बहुसदस्यीय बना था, पहली बार बहुसदस्यीय कब बना था? 1989 में, है ना? तब आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पूछ लिया जाता है। 1989 जब पहली बार 1989 जब पहली बार चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बना था। बहुसदस्यीय का मतलब एक से ज्यादा सदस्य, 3 सदस्य हो गए थे, आपको पता है। बहुसदस्यीय बना था, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और आपको पता है वापस क्या हो गया था? एक सदस्यीय हो गया था, वापस एक सदस्यीय हो गया था 1990 में। लेकिन 1993 में इसे फिर से बहुसदस्यीय बनाया गया। 3 सदस्य इसमें फिर से कर दिए गए। 1993 दोबारा चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय बनने पर दोबारा चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय बनने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं आपसे। दोबारा चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय बनने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है भाई। आशीष, उमेश साहू, मोहसिन, अजय कुमार यादव जी, अभिषेक, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो जब पहली बार बहुसदस्यीय बना तब आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और जब दूसरी बार बना तब कौन थे? तो पहली बार में थे मेरे बच्चे वीएस पैरा शास्त्री। जब पहली बार क्या बना था, ये बहुसदस्यीय बना था, तब आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वीएस पैरा शास्त्री। और जब दूसरी बार बना तब कौन थे? टीएन शेषन। कौन थे बच्चे? टीएन शेषन साहब थे, याद रखना। टीएन शेषन साहब थे, याद रखना। नमस्कार कृष्णा जी, प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। आई ईट पॉलिशन फॉर ब्रेकफास्ट, क्या बात है। चलिए, अब क्या कोई महिला भी कभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? क्या कोई महिला भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? तो रही है, रमा देवी जी रही है। कब रही है? तो 1990 में रही है, लेकिन वो कार्यवाहक बनी थी। कैसी थी? कार्यवाहक। तो एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त, मुख्य, बल्कि मुख्य लिखना है केवल हमें, एकमात्र
एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है भाई। और ये क्या थी, एक कार्यवाहक बनी थी, यानी कि उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे तो इनको बना दिया था टेम्परेरी बेसिस पर। कैसी थी, कार्यवाहक। और ये घटना कब घटी थी, ये घटना कब घटी थी, कब बनी थी ये? तो ये बनी थी मेरे साथियों एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कार्यवाहक तौर पे बनी थी 1990 और इनका नाम हुआ करता था श्रीमती रमा देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती रमा देवी। और एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, निर्वाचन आयोग की बात पूरी है। अवध सिंह बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, निर्वाचन आयोग की बात पूरी है एकदम से। ठीक, क्या है सर? 1956 में बेटा एक और पद बना था। 1956 में एक पोस्ट बनी थी उप निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, प्रादेशिक आयुक्त के स्थान पर, प्रादेशिक, याद रखना ये पॉइंट पूछ लिया जा सकता है, प्रादेशिक आयुक्त के, प्रादेशिक ही कहते हैं, हाँ, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर उप निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर, आयुक्त के स्थान पर उप निर्वाचन आयुक्त का पद बनाया गया था। उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त का पद बनाया गया था। उप निर्वाचन आयुक्त का पद बनाया गया था। ठीक है, आप कहेंगे सर कौन बना था, कौन बना था उप निर्वाचन आयुक्त? तो बच्चे पूरा आपने निर्वाचन आयोग पढ़ा, खालिद अली। ठीक है ना, पूरा आपने निर्वाचन आयोग पढ़ा। निर्वाचन आयोग में मैंने आपको बताया कि बेटा 3 सदस्य हैं वर्तमान में, 3। एक चीफ है, मुखिया है, और 2 आपके अदर हैं। इसके अलावा कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं, और कभी रहा भी नहीं, कभी रहा भी नहीं। इसका मतलब ये पोस्ट तो बनाई गई, लेकिन मेरे बाबू कभी इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। आज तक उप निर्वाचन आयुक्त के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। वर्तमान तक इस पद पर कोई नियुक्ति, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई नियुक्ति, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई नियुक्ति नहीं हुई। याद रखना, इस पोस्ट पर आज तक तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, आज तक तो कोई अपॉइंटमेंट। वर्तमान तक इस पद पे कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। हाँ, ठीक है भाई, तो इस पर कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है आज तक, याद रखना। क्लियर? अब बात करेंगे हम मेरे बच्चे, भारत में जो चुनाव सुधार समितियां हुई हैं, ये पूछ ली जाती हैं, इनसे ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन आता है जैसे मैंने केंद्र राज्य संबंध जब आपको पढ़ाए थे, संघ राज्य संबंध जब आपको पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था संघ राज्य के संबंधों में सुधार के लिए कुछ समितियां बनी हैं। और क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाता है कि कौन सी समिति संघ राज्य संबंधों से रिलेटेड है या नहीं। ऐसे ही यहां से भी क्वेश्चन बनेगा,
कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है या नहीं। गिनती की 4-5 है, उनके नाम आप याद कर लेना, इतना हो गया होगा। ठीक है, भारत में चुनाव सुधार की समिति हम देखने आए हैं। चलिए, भारत में चुनाव सुधार की समितियां, भारत में चुनाव सुधार समितियां, भारत में चुनाव सुधार समितियां। ठीक है भाई, भारत में चुनाव सुधार समितियों की बात करें तो सबसे पहले आती है तारकुंडे समिति। कौन सी समिति? तारकुंडे। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा यहां से कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तारकुंडे समिति 1974 में बनी थी। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। ठीक है, तारकुंडे समिति ये सरकार ने नहीं बनाई थी, गैर सरकारी थी। ठीक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था ये तारकुंडे समिति 1974। और ये कब बनी थी? तो बच्चे, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी बहुत देश में ऊधम मचा रही थी। तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया, कभी इनका नाम सुना हो आपने? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन के फलस्वरूप, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन के फलस्वरूप, राम मनोहर लोहिया के जो मूवमेंट चलाए गए उनके फलस्वरूप ये बनाई गई थी। के फलस्वरूप, राम मनोहर लोहिया के आंदोलनों के फलस्वरूप बनी थी, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, राम मनोहर लोहिया के आंदोलनों के फलस्वरूप ये बनी थी तारकुंडा समिति। इंदिरा गांधी उस समय देश में बहुत ऊधम मचा रही थी, तो राम मनोहर लोहिया ने उनके खिलाफ आंदोलन चलाए थे। तारकुंडी समिति के बाद एक आती है जिसे हम कहते हैं दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति कब की है? तो ये 1990 की है, 1990 की है। और यहां पर व्यापक चुनाव सुधारों की बात की गई थी कि किस तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो व्यापक चुनाव सुधार आप लिख लेना, व्यापक चुनाव सुधार इसने बताए थे। बहुत सारे चुनाव सुधारों पर बात की थी, उतना हमें जाना नहीं है। हमें केवल वो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है या नहीं। बहुत सारे चुनाव सुधार इसने बताए थे, किस तरीके से होना चाहिए, कौन कौन, अगर कोई इतने साल से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी पे इतने साल के क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनको चुनाव ना लड़ने दें, वोटिंग किए जैसा हो वैसा हो, ये सारी चीज। ठीक, दिनेश गोस्वामी समिति के बाद 1990 के बाद एक समिति बनती है, कब? तो 1993 में, जिसे हम कहते हैं बोहरा समिति। बोहरा समिति, बोहरा समिति, बोहरा समिति। बोहरा समिति की बात करें 1993 की है, 1993। और इसमें जो बातें हैं वो है आपकी अपराध और राजनीतिक सांठगांठ, अपराध और राजनीतिक सांठगांठ, अपराध और राजनीतिक सांठगांठ, अपराध और राजनीतिक सांठगांठ। सांठगांठ का मतलब होता है मिली जुली भगत, ठीक है ना। अपराध यानी कि किसी पे कितने साल का मुकदमा चल रहा है, कितने साल का मुकदमा चल रहा है, उसे बैन कर दो, उसे चुनाव मत लड़ने दो, ठीक। या फिर इतने साल से ज्यादा के मुकदमे हैं,
केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उन्हें वोट भी मत डालने दो, या वो राजनीति में आना चाहते हैं, अपना बैकग्राउंड क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा मत करने दो। ये सारी बातें इसमें थी वोरा समिति। वोरा समिति के बाद एक आती है, जैसा एक भाई ने बोला, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। इंद्रजीत गुप्ता समिति, उमेश भाई ने बताया, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कब की है? तो 1998 की है, 1998 की है, 1998। और यहां क्या हुआ कि चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। मतलब क्या है? जैसे बच्चे विधायक और सांसदों के चुनाव होते हैं, लोकसभा विधानसभा के, तो कैंडिडेटों से कह दिया जाता है आप अधिकतम इतना पैसा खर्च कर सकते हो। मान लो 40 लाख विधायक को या 70 लाख सांसद को, तो आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन खर्च कर रहे हैं 40 लाख की जगह 4 करोड़, 70 लाख की जगह 5 करोड़, तो भैया ये धुआंधार आप पैसा खर्च कर रहे हो। आप तो वोट खरीद रहे हो, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार खुद से ले ले इनसे पैसा कि लाओ भाई अधिकतम 40 लाख खर्च कर पाओगे, तो आपको कितने खर्च करने हैं? क्योंकि सर मेरी क्षमता तो 20 है, ला तू 20 दे, तेरे 20 हम खर्च करेंगे, तुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। ऐसा सुझाव इन्होंने दिया था जिससे कि लोग वोट ना खरीद पाए, इंद्रजीत गुप्ता समिति। और एक और होती है जिसे हम कहते हैं तंद्रवा या कोर समिति, 2010 की है, चुनाव कानून और चुनाव सुधार से जुड़े मामलों की जांच। तंद्रवा या कोर समिति इसको बोलते हैं, तंद्रवा कह लो या कह लो कोर समिति, तंद्रवा या कोर समिति इसको बोलते हैं। कब की है? 2010 की है, 2010 की, चुनाव कानून और चुनाव संबंधित मामलों की जांच। ठीक है, क्या बोला था इसने? चुनाव के लिए कानून होना चाहिए और चुनाव सुधार से जुड़े मामलों की जांच होनी चाहिए। चुनाव कानून और चुनाव से जुड़े मामलों की जांच और चुनाव सुधार से जुड़े मामलों की जांच। ठीक है भाई, ये टॉपिक है पूरा, ठीक है, ये आपका चुनाव आयोग का टॉपिक है पूरा। यहां तक की डीपीपी मैंने आज बनने दे दी है, बन के आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर, उसमें 1966 में संशोधन हुआ था या कोई केस था? 1966 में कौन सा, किस में संशोधन? सर जो निर्वाचन संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दी जाती है वो 1966। नहीं, कोई संशोधन नहीं, संविधान में कोई जिक्र नहीं। ठीक है ना, एक्चुअल में एक एक्ट है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है। आ रहा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है। चुनाव से संबंधित जो भी चीजें संविधान में नहीं है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ये आपका चुनाव आयोग पूरा है। अब जो हमें बात करनी है वो है परिसीमन आयोग की। यहां तक कि डीपीपी बच्चे में बनने आज मतलब टिक लगा दिए, मैं बनने डाल दूंगा टाइपिस्ट भैया को, तो बन के आ जाएंगे। यहां तक के डलवा देंगे, जो भी 8-9 क्लास है आप लगा के देखिएगा, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अलग से भी लगाते होंगे। तो बताइए क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते? हमारे पढ़ाई में से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या उसमें से क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, या ऐसे ही चल रहा है मामला? बोले एक बार, बताएं तो सही। ठीक है भाई, चलिए तो परिसीमन आयोग पर अब चर्चा करने आए हैं।
परिसीमन आयोग, यहां मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चुनाव आयोग से ही रिलेटेड होता है, उसी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है ना, उसी के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन इसको बोलते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन इसको बोला जाता है, ठीक है भाई, डेलिमिटेशन कमीशन इसको बोला जाता है। ठीक, गुरुजी टेक्स्ट बुक पर पॉलिटी धुआं धुआं, मतलब समझा नहीं अवध भाई, ठीक है, धर्मेंद्र जी बनते हैं। अवध भाई आपकी बात नहीं समझ पाया। परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन ही कहते हैं ना इसे इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश देख लेना भाई, मेरे ख्याल से तो यही कहते हैं। ठीक, अब ये परिसीमन आयोग करता क्या है, तो देखो आपने अभी लोकसभा नहीं पढ़ी, आपने अभी विधानसभा नहीं पढ़ी। एक होता है आर्टिकल 80, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल 80 में दी हुई है लोकसभा, कौन दी हुई है बच्चे, लोकसभा दी है सर। और एक होता है आर्टिकल नंबर 170, आर्टिकल नंबर 170, आर्टिकल नंबर 170, 170 में क्या दी हुई है सर, विधानसभा, विधानसभा। अब आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ये कैसे इलेक्शन है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है कि नहीं, जल्दी से बताएं। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें पब्लिक जाके डायरेक्ट वोट डालती है और अपने मन मर्जी का, अपने मनपसंद के कैंडिडेट को चुनती है। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, क्या सारी विधानसभा की सीटें, जैसे एक जिले में मान लो 5 सीटें हैं विधानसभा की, तो क्या विधानसभा की हर एक सीट पे बराबर जनसंख्या होती है, क्या विधानसभा की हर एक सीट के लिए बराबर जनसंख्या, जैसे किसी जिले की जनसंख्या मान लो 20 लाख है और हमने वहां 5 सीटें बना रखी हैं, तो क्या हर एक सीट 4 लाख पे होगी, क्या हर एक सीट बराबर जनसंख्या पे होगी, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कहीं की लोकसभा है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 30 लाख है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख है, 30 लाख पे भी एक सांसद है, 50 लाख पे भी एक सांसद है, तो जनसंख्या का वितरण तो अलग अलग होता है ना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग होता है। इसी को आप कहते हैं परिसीमन, इसी को आप कहते हैं परिसीमन। मतलब क्या है मेरे साथियों, मतलब इतना सा है कि भाई लोकसभा के आम चुनाव, विधानसभा के आम चुनाव, ठीक, यहां है लोकसभा के आम चुनाव, यहां है लोकसभा के आम चुनाव, वैसे तो मैंने बोल दिया था फिर भी लिखे दे रहा हूं, यहां है विधानसभा के आम चुनाव, और इनसे रिलेटेड संविधान ने कुछ बोला है। संविधान ने क्या बोला है इनके लिए, संविधान ने इनके लिए क्या बोला है, तो देखिए इनके लिए संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद यानी जैसे ही जनगणना होगी, जनगणना के बाद, जनगणना के बाद प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए, प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए स्थानों का आवंटन और पुनः समायोजन किया जाएगा। निर्वाचन के लिए स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन, आवंटन का मतलब होता है सीट, स्थान ना समझ में आए, स्थान का मतलब हो गया सीट, ठीक है, आवंटन और पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, पुनः समायोजन किया जाएगा, पुनः समायोजन, पुनः समायोजन किया जाएगा।
परेशान ना होना, समझा दूंगा। ठीक है भाई, पुनः समायोजन किया जाएगा, इसे ही परिसीमन कहा जाता है। इसे ही परिसीमन, इसे ही परिसीमन कहा जाता है। इसे ही परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन कहा जाता है। पहले तो आप मुझे बताओ, लाइन पढ़ के कुछ पल्ले पढ़ा है आपको? लाइन पढ़ के कुछ पल्ले पढ़ा है? लाइन पढ़ के शरीफ भाई, सर मतलब समिति का क्या कराए हैं? समिति से ये क्वेश्चन आएगा शरीफ भाई कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है या नहीं। तो समितियां वो 5-6 हैं, उनके नाम याद रखना आप। ठीक है सर, दिन भर ऑनलाइन क्लास करते हैं, आंखों की सुरक्षा कैसे करें? आंखों की सुरक्षा का देखो, सबसे सही तरीका बताऊं तो मोबाइल या टैबलेट जिसमें भी आप क्लास करते हो, ज्यादातर लोगों पे मोबाइल होगा, उसका रिफ्लेक्शन आंखों पे पड़ता है। ये जो मेरा चश्मा है, मैं पहले चश्मा नहीं लगाता था, ठीक है ना, लेकिन इस बोर्ड पे पढ़ा करके मैं अपनी बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप जानते हैं आप इतने छोटे मोबाइल पर आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूं आपको, इतने छोटे मोबाइल पर आप देख रहे हैं और मेरी आंखें बिल्कुल बढ़िया थी, अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंधा हूं, दिखता नहीं है, सबके नाम पढ़ पा रहा हूं। ठीक, लेकिन इस आंख का नंबर आ चुका है 0.5, इस आंख का नंबर आ चुका है 0.75। जब मेरी आंख यहां पर दर्द होने लगा बहुत ज्यादा, तब मैंने टेस्ट कराया। तो ये सलाह मुझे पहले भी दी थी लोगों ने, और वही मैं आपको दूंगा कि भाई तू बहुत पास रहता है, जब मोबाइल से इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है आंखों पे, तो ये तो पूरा बोर्ड है, जब इस पे लिखेगा तो इसकी लाइट पूरी तेरी आंखों पे ही पड़ रही है। तो मुझे सलाह दी कि एंटी रिफ्लेक्शन का चश्मा लगा तू, लेकिन मैंने नहीं लगाया, नतीजा आंखें आ गई, नंबर आ गया। तो आंखों की सुरक्षा आपको करनी है, आप लोग भी कोई ना कोई ऐसा ग्लास, ऐसा चश्मा यूज कीजिए जो एंटी रिफ्लेक्शन वाला हो। 200-300 रुपए में आपका चश्मा बन जाएगा। आप किसी भी चश्मे वाली शॉप पे जाएंगे, 200-300 रुपए में आपका सस्ता सा फ्रेम का बनवा लेना, कि टेम्परेरी, बस 0 पावर का, 0 पावर हो, बस वो आपकी आंखों को रोशनी से बचाए, रेडिएशन से बचाए। ठीक, तो मैंने क्या कहा सुनिएगा, संविधान क्या कहता है? अच्छा, ये बात यहां नहीं लिखी, यहां संविधान कहता है तो लिखो। ये कौन कह रहा है? संविधान कहता है। संविधान कहता है। सर क्या कहता है? ये लाइन सामने लिखी है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, किसके बाद? जनगणना आप जानते हो 10 सालों में होती है हमारे यहाँ। उसके बाद जो भी आपके प्रादेशिक क्षेत्र हैं, जहां भी चुनाव होना है, ठीक, वहां पर दोबारा से क्या करिए, स्थानों का आवंटन करिए, यानी कि सीटों का वितरण करिए। जैसे आपने यूपी को लोकसभा में कितनी सीट दी है, या विधानसभा में लोग यूपी की कितनी सीट है, अगर जनसंख्या बढ़ी है तो सीट बढ़ाइए, जनसंख्या कम हुई है तो सीट घटाइए, ये चीज। साथ में पुनः समायोजन कीजिए। पुनः समायोजन का मतलब है किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर कम हुई है, दूसरे क्षेत्र की बढ़ गई है। जैसे मान लो आगरा में, जैसे मैं अभी आगरा से क्लास ले रहा हूं, आगरा की जो उत्तरी विधानसभा है उसकी जनसंख्या कम हो गई है, दक्षिणी की बढ़ गई है, तो उत्तरी वाले का क्षेत्र बढ़ा दो, दक्षिण वाले से कहो भाई तेरी बाउंड्री अब यहां तक है। ठीक है, जैसे आगरा में उत्तरी की जनसंख्या कम हो गई, दक्षिण की बढ़ गई, या दक्षिण की कम हो गई, उत्तर की बढ़ गई, तो भैया उत्तर वाले से कहो सुन भाई अब तेरी बाउंड्री यहां तक है, यहां तक की जनसंख्या दक्षिण में आएगी, ये तेरी है। इसे कहते हैं समायोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया उमेश जी। ठीक, तो समझ में आया? 2 काम करने हैं हर एक जनगणना के बाद। संविधान कहता है आपको 2 काम करने हैं। क्या करने हैं सर? एक तो आप सीटों को देखिए, सीटों का आवंटन कीजिए दोबारा से। ठीक, साथ में समायोजन कीजिए। समायोजन का मतलब अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो चुकी है, किसी दूसरे क्षेत्र की बढ़ गई है, तो उसकी थोड़ी सी बाउंड्री बढ़ा दो कि अब इस सीट में यहां तक का क्षेत्रफल आएगा, आपके पास इतना आएगा। तो ये होता है समायोजन। समझ में आया? ये कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है, यानी चुनाव आयोग के ही साथ मिलकर काम करना इसका काम है। बोले बात क्लियर हुई?
अबद भाई समझ नहीं पाया मैं आपकी बात को कि गुरुजी टेक्स्ट बुक पर धुआं धुआं मतलब क्या है ये? हो गया इतना? हाँ भाई हो गया इतना? ठीक है, क्लियर। अब जब आप ये काम करते हो तो इसी को क्या कहते हैं? इसे ही चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे ही क्या कहते हैं? जहां एंड किया है उसके बाद ही लिख लेना। इसे ही चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कहा जाता है। इसे ही चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कहा जाता है। इसे ही क्या भी कहते हैं? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कहते हैं। जो आप सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो आप समायोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, क्लियर। ये जो लाइन मैंने पीछे लिखी थी यहां पर जगह नहीं थी तो आगे लिख दी है, ठीक है भाई। कि जो आप सीटों का आवंटन कर रहे हैं, फिर से साथ में समायोजन कर रहे हैं, किसी की जनसंख्या कम है किसी की ज्यादा है तो बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? चुनाव क्षेत्र का समायोजन। चुनाव क्षेत्र का समायोजन, ठीक है। आगे अगर बात को बढ़ाएं तो मेरे साथियों अब बात आती है चलिए अब परिसीमन आयोग पर और बातें मैं करता हूं आपसे। परिसीमन आयोग पर और बातें करते हैं। परिसीमन आयोग पर और बातें कर लेते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैंने कहा ये किसके साथ मिलके काम करता है? ये किसके साथ मिलके काम करता है? सर जनगणना पर रोक क्यों लगता है? अरे रोक नहीं लगा है, कोरोना के चक्कर में हो नहीं पाई थी। अभी सुनने में तो आ रहा है 2026 में होगी, सुनने में तो आ रहा है 2026-27 में होगी। कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाई, फिर आपके केंद्र के चुनाव आ गए तो चीजें ठंडे बस्ते में चली गई, चीजें ठंडे बस्ते में चली गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा परिसीमन आयोग जो है किसके साथ मिलकर काम करता है? चुनाव आयोग के। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन कर रहा है तो इसे किसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा? सर चुनाव आयोग के। इस आयोग को, तो ये आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। साथ मिलकर कार्य करता है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। टुगेदर वर्क करते हैं ये दोनों, है ना, साथ मिलकर काम करता है। और अगर बात करें कि मेरे साथियों क्या इसने जो भी निर्णय दिए, इसने कहा कि मान लो सीटें, जनसंख्या यहां की बढ़ गई है, यहां की सीट बढ़ेंगी, यहां की जनसंख्या कम हो गई है, यहां की सीट कम होंगी, ठीक, या फिर इतनी जनसंख्या को उस वाली सीट में डाल दो, उस वाली सीट से जनसंख्या लेकर इस वाली सीट में डाल दो, इसने जो भी डिसीजन लिया क्या वो बाध्यकारी है? बिल्कुल है, उसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये बना ही इसीलिए है। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं क्योंकि ये बना ही इसीलिए है, ठीक है, परिसीमन करने के लिए। और इसने जो भी डिसीजन लिया है आपको मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है। आप कहें कि सर हमारे क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या थी, हमारी लोकसभा सीट में कल ज्यादा जनसंख्या थी, आज इस परिसीमन आयोग ने हमारी जनसंख्या को उधर फेंक दिया है, उस लोकसभा सीट में डाल दिया है, या इस विधानसभा की सीटें, इस विधानसभा सीट पर ज्यादा जनसंख्या थी, यहां से जनसंख्या लेके उस विधानसभा की सीट में डाल दिया है। अब ये वहां के वोटर हो गए, यहां के वोट कट गए। विधायक कह रहा मैं तो, मेरे वोटर उधर फेंक दिए हैं, तो मेरी जनसंख्या थी, मैं कोर्ट जाऊंगा, नहीं जा सकते,
बाध्यकारी हैं। याद रखना, इसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसके निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अपील नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, इसके निर्णय के विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते आप। बाध्यकारी हैं, मानने ही पड़ेंगे। बाध्यकारी हैं, हाय भैया आदित्य प्रकाश सिंह, ठीक है, बाध्यकारी है, मानने ही पड़ेंगे। और इसकी सिफारिशों पर ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का क्या होता है? समायोजन। इसकी सिफारिशों पर ही इसने कह दिया कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कम है, उस क्षेत्र की ज्यादा है, उसमें से थोड़ी जनसंख्या लेके इधर डाल दो, इस लोकसभा सीट में डाल दो, या इस विधानसभा सीट में जनसंख्या ज्यादा है, इससे लेके उस विधानसभा सीट में डाल दो, तो समायोजन इसकी सिफारिश पे ही होगा। इसकी सिफारिश पर ही लोकसभा और विधानसभा की सीटों का समायोजन किया जाता है। समायोजन किया जाता है। समायोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। समायोजन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है, याद रखना। ठीक, आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कोई भी प्रेशर नहीं है। जो डिसीजन इसने दिया वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भाई, उमेश साहू सर 2000 से 2026 तक रोक है, कुमार सर ने बताया था। बहुत बढ़िया, सर ने बताया तो हम मना कब कर रहे हैं? सर ने बताया तो हम मना कब कर रहे हैं? तो आपने बोला है तो मैं इसे बोल दूंगा, लेकिन बच्चे लोकसभा में पढ़ाता तब इस पॉइंट को लिखता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब छेड़ा है तो बता देता हूं, लिख लीजिएगा। लोकसभा की सीटों को, लोकसभा की सीट्स को 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया है। और ये कब से किया है? तो याद रखना, 84वें संविधान संशोधन 84th कब हुआ था बच्चे? 2001 था शायद, 2001 है, 2001 था, 2 था, 2001 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, जनगणना के आंकड़े प्रकाशित यानी कि पब्लिश बोले तो आने तक, जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, पब्लिश होने तक इसे फिक्स कर दिया गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई
हमारे यहाँ जनगणना हर 10 साल में होती है, आप जानते हैं। 2011 से पहले 2001 हुई होगी, 2001 से पहले 1991 हुई होगी, ठीक। और आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई, आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई वो 1951 में हुई। 1951 में 1951 में जनगणना हुई तो सीटों का आवंटन हो गया 1952 में। फिर जनगणना हुई 1961 में, सीटों का आवंटन हो गया 1962 में। फिर जनगणना हुई 1971 में और सीटों का आवंटन हुआ 1972 में, ठीक है। तो हर 10 साल में जैसे जैसे जनगणना होती थी उसी के आंकड़े जैसे ही आते थे, सीटों का रीअलॉटमेंट होता रहता था। लेकिन यहां एक घटना घटी। क्या घटना घटी सर? घटना ये घटी कि ये जो इंडिया है अपना, ये नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत, ये साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत। आपको पता है साउथ इंडिया में एजुकेशन रेट बहुत अच्छा है, वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। पढ़े लिखे लोग क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादा है तो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो समझदार होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है ना। अगर बच्चे को ढंग से पढ़ाया जाए, ढंग से लिखाया जाए तो बड़ा होकर के सक्षम बनेगा और एक लड़का ही अकेला इतना कर देगा कि आपको औरों की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्थ इंडिया शुरुआत से पिछड़ा रहा है, शुरुआत से पिछड़ा। नॉर्थ इंडिया की सोच रही है जितने कमाने वाले हाथ होंगे, जितने कमाने वाले हाथ ज्यादा होंगे घर में उतना ज्यादा पैसा आएगा। और जब कमाने वाले हाथ ज्यादा होंगे तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो रॉकेट की तरह बढ़ी। यहाँ की जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ी। अब दिक्कत क्या आ गई कि भैया हम जो यहां पर सीटों का रीअलॉटमेंट कर रहे थे वो जनगणना के आधार पर कर रहे थे। जनगणना में कहां की जनसंख्या ज्यादा आने लगी? नॉर्थ इंडिया की। साउथ इंडिया की बहुत कम। अगर साउथ इंडिया की इतनी बढ़ती थी तो नॉर्थ इंडिया की ऐसे बढ़ रही थी, रॉकेट की तरह। साउथ इंडिया वालों ने कहा भैया एक दिन भारत में वो दौर आएगा कि नॉर्थ इंडिया ही अकेला बैठा होगा, साउथ इंडिया वाले होंगे ही नहीं। साउथ इंडिया वाले होंगे ही नहीं, क्योंकि सीटों का रीअलॉटमेंट आप हर 10 साल में जनगणना के आधार पर कर रहे हो, तो हम तो एक दिन होंगे ही नहीं आप। तब जाकर के इंदिरा गांधी जी के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी और इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह बोल दिया था कि सन 2000 तक कौन सी जनगणना आधार रहेगी? 1971 की जनगणना आधार रहेगी। यानी कि सीटों का रीअलॉटमेंट अब नहीं होगा। मैं फिक्स कर रही हूं कब तक के लिए? 2000 तक के लिए। शुरुआत में इंदिरा गांधी जी ने इसे सन 2000 तक के लिए फिक्स किया था कि 1971 की जनगणना में जो सीटें आ गई वही सीट रहेंगी। कब तक? 2000 तक। लेकिन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उनके दिमाग में भी ये बात आ गई कि भैया 2000 तक के लिए फिक्स हुई थी, अब रीअलॉटमेंट फिर से करना है। देखा तो भैया नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या इतनी है तो साउथ इंडिया की इतनी। इन्होंने कहा अगर सीटों का रीअलॉटमेंट करेंगे तो नॉर्थ इंडिया ही बैठेगा यहाँ, तो साउथ इंडिया बैठेगा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसे छोड़ दिया। कहा कि भैया 2026 तक इसे मैं क्या कर रहा हूं? 2026 तक इसे मैं फिक्स कर रहा हूं। यानी इसके बाद जो जनगणना हो उसके आंकड़ों के द्वारा ही कुछ हो पाएगा। और मैं गारंटी देता हूं आने वाली सरकार भी इसे नहीं छेड़ेगी। सरकारें इसे छेड़ेंगी नहीं, कहेंगी कि भैया इसका छेड़ना बेकार है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ी है, साउथ इंडिया की बढ़ी नहीं है। अगर सीटों का रीअलॉटमेंट आप करोगे नई जनगणना से तो भैया साउथ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम, नॉर्थ इंडिया की बहुत ज्यादा। ऐसा लगेगा कि संसद में नॉर्थ इंडिया ही बहता है, साउथ इंडिया तो है ही नहीं। समझे? तो मेरे भाइयों इसका जो आधार रहा, ये जो फिक्स की गई थी, इसका आधार क्या रहा था? बेस क्या रहा था? कौन सी जनगणना रही थी सर? 1971 जनगणना। 1971 जनगणना के जो आंकड़े थे 1971 सेंसस वाले जो भी आपका डेटा थे उसी के अकॉर्डिंग ये फिक्स की गई है, ठीक। अब सरकारें इसे आगे ही बढ़ाती रहेंगी। 2026 के बाद जब भी जनगणना हो और उसके जो भी आंकड़े आए तब गवर्नमेंट सोचेंगी कि रीअलॉटमेंट कराएं या नहीं कराएं।
और जहां तक है नहीं कराएंगी वो इसे और आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि छेड़ना बेकार है। साउथ इंडिया वालों की जनसंख्या बहुत कम, नॉर्थ इंडिया वालों की बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ, बर्फीले क्षेत्रों में पहले हो रही है 2026 में सितंबर, और प्लेन्स में मार्च 2027 आंकड़े आएंगे, लेकिन ये बढ़ाया जाएगा। देखना, केंद्र सरकार ने 1976 में परिसीमन को 2001 की जनगणना के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया था। बहुत बढ़िया, उन्होंने सन 2001 तक के लिए बढ़ा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने भी यूं कहा कि भाई इसे मत छेड़ो, इसे और आगे बढ़ा दो। 1971 जनगणना ही चलने दो, 1971 जनगणना ही चलने दो। क्लियर है? बोले, बातें क्लियर हुई आज की? सभी को बातें क्लियर हुई? एक बार थम्स अप जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए। 2 दिन और क्लास लूंगा इस परिसीमन आयोग में, और इसे खत्म करके फिर पॉलिटी शुरुआत से शुरू करेंगे, संविधान सभा वगैरह से, ठीक है ना, संवैधानिक इतिहास वगैरह से, फिर आगे चर्चाएं करेंगे। तो मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।